जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, थंबनेल में, कि ये वीडियो पीपीएफ से रिलेटेड है। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनके पास पैसा है और वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है। आप एलआईसी में कोई सा भी प्लान ले सकते हैं जो कि अमूमन 10-15 साल के होते हैं। पर पीपीएफ में क्यों करना चाहिए, तो इसी वीडियो में आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि शायद पीपीएफ ही बेस्ट होगा आपके लिए कंपेयर टू अदर मार्केट प्लान। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जिसमें आपको सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो पीपीएफ के अंदर मेजर 3 पॉइंट्स आते हैं: इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट्स और विड्रॉल। पर इन तीनों के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीपीएफ एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माध्यम कैसे है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है। अगर पहले क्या था कि पीपीएफ होता किन लोगों के लिए होता था, जो लोग किसी सरकारी कर्मचारी हैं या बैंक में जॉब करते हैं, कोई सरकारी जॉब करते हैं या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे, तो उन लोगों का पीपीएफ अकाउंट होता था। मगर अब आप लोग भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, और उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में ही जॉब करते हो। तो ये अब आम पब्लिक, कोई भी इंसान आराम से किसी भी बैंक में जाकर, किसी भी सरकारी बैंक में अगर उसका खाता है, तो वहाँ वो पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवा सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे ओपन होता है, कौन कौन इसे खोल सकते हैं। पर पीपीएफ सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर एक आम आदमी अपना कहीं पैसा लगा रहा होता है तो उसे रिस्क नहीं चाहिए। जैसे अगर आप उन लोगों में से आते हैं जिन्हें रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि मैं थोड़ा सा भी नहीं चाहता, फिर आपके लिए ऑप्शंस क्या आते हैं? शेयर मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। उससे मैं आपको ऐड जरूर आता होगा, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले वित्तीय जोखिम की जानकारी जरूर रख लें, कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। तो एक तरह से आप बैंक में तो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो सरकारी होता है, वहाँ पैसे की ऑलमोस्ट सिक्योरिटी होती है, मगर उसमें अर्निंग नहीं है। बैंक में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो अर्निंग मिल रही है 3.5% की। इसके अलावा आप एफडी में डालते हैं तो वहाँ 5-6%, अगर सीनियर सिटीजन है तो ½ % और मिल जाएगा। इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आप रिस्क भी नहीं ले लेना चाहते, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो सिर्फ अभी ये लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ पीपीएफ अकाउंट। अब पीपीएफ अकाउंट में इसलिए आपका सिक्योर्ड है क्योंकि ये पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और इसमें चूंकि गवर्नमेंट आपका सारा का सारा सिक्योरिटी लेती है और पैसा सुरक्षित होने के कारण आप इसमें आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है, यूज़फुल है, जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं। पैसा ही पैसा होगा। हालांकि पीपीएफ आपको देखो एकदम से म्यूचुअल फंड की तरह करोड़पति तो नहीं बना देगा, मगर वो हाँ आपको इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी रिटर्न्स में इंटरेस्ट के साथ दे देता है कि जिससे आपको एक अच्छी खासी रकम 15 ईयर के बाद अगर आप उसे पूरा क्लेम करते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी रकम आती है, अगर आप उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपके लॉसेस 0% रिस्क है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इसमें पीपीएफ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और कम इसमें आपके चार्जेस हैं। तो कैसे कैसे इसमें वर्किंग होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। व्हाट इज पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ अकाउंट होता क्या है? तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि इसमें आपको 15 साल के लिए आपको इसमें पैसे रेगुलर पे करने होते हैं, और इसमें आपको जो 15 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न, जो कि लमसम 7.1% होता है। और इस दौरान आप मिनिमम 1 साल के अंदर जो आपको पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो 500 रुपये होती है। अगर आप उससे कम करते हैं तो हो सकता है कि आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाए। तो 500 रुपये साल में कोई भी बंदा ईजिली उसमें डाल सकता है। और इसके साथ साथ जितना भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी आपने 1 साल के अंदर दिया होगा, तो आपको आयकर के तहत एटीसी के अंदर उसकी पूरी की पूरी रिबेट मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ खाता उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं। पीपीएफ एक सरकार समर्थित योजना है जिसमें निवेश बाजार से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसी कारण से यह कई लोगों के निवेश की आवश्यकता अनुसार एक निश्चित रिटर्न गारंटी प्रदान करती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें रिटर्न निश्चित होते हैं, मतलब कि गारंटी होती है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जबकि और
जितने भी आपके स्कीम्स होती हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं या शेयर मार्केट होता है, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, इसीलिए पीपीएफ काफ़ी तरह से सिक्योर्ड माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो मिलने वाली राशि भी होती है वो पूरी तरह एग्जम्प्टेड होती है, प्लस जब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तब भी आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है कि हम पीपीएफ अकाउंट खोल कैसे सकते हैं। वैसे तो पीपीएफ अकाउंट आप दो जगह जाकर खोल सकते हैं, या तो आप अपने नज़दीकी किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खोल सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी नज़दीकी सरकारी बैंक में खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं जो ये ऑप्शंस प्रदान करते हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इन सारे बैंकों में भी आप जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात आती है पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, उसके बाद चाहिए आपको आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपको चाहिए अपने नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ आपको बता के चल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी खाता खुलवाते हैं, कोई भी स्कीम लेते हैं, एलआईसी किसी से भी जुड़ी, उसमें नॉमिनेशन मस्ट ज़रूर नॉमिनेशन का नाम ऐड करें, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपने बैंक में सबमिट करा देते हैं, उसके बाद आपका एक पीपीएफ अकाउंट खुल जाता है। अब बात करते हैं इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो पीपीएफ में मैं बता देता हूँ, अभी हालिया स्थिति को देखकर 7.1 इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि और बैंकों के मुकाबले, एफडी के मुकाबले बहुत अच्छा है, और फ्यूचर में ये ऊपर भी जा सकता है। ये इतनी मंदी के दौर में भी आपको 7.1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कम नहीं होता। ब्याज दर 7.1 प्रति वर्ष होती है, इसे सालाना कंपाउंड किया जाता है, तो इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और वित्त मंत्रालय हर साल इसकी ब्याज दर निर्धारित करता है, जिसका भुगतान 31 मार्च को किया जाता है। ब्याज की गणना हर 5वें दिन और महीने के अंतिम दिन में शेष राशि पर की जाती है। अगर बात करते हैं कि इसे कितने साल के लिए आप, ये जो होता है इसमें लॉकिंग पीरियड जो होता है कितने साल के लिए होता है, तो अगर आप ये पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो 15 साल तक करना है। बाद में आप उसे अपनी इच्छा अनुसार हर 5 साल के ब्लॉक्स में उसे आप बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की यहाँ मिनिमम आपको 500 रुपये डालना है सालाना, या अधिकतम 1.5 लाख रुपया आप इसमें एक साल में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा का पैसा आप इसमें मैक्सिमम नहीं डाल सकते, मैक्सिमम की लिमिट है 1.5 लाख। साथ में अगर टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 1 ईयर में आप कितनी किस्तें इसमें भुगतान कर सकते हैं, तो आप प्रति वर्ष एक मुश्त राशि भी दे सकते हैं, या 12 अलग अलग किस्तों में इसमें पैसा जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में 12 महीने में 4 हफ्ते आते हैं तो आप हर 4 बार महीने में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो इसमें होती है वो 12 किस्तें जमा हो सकती हैं एक साल के अंदर, या फिर एक मुश्त राशि। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि हम इसमें कितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। या तो आप एक मुश्त राशि जमा कर दीजिए, या फिर 12 अपनी आसान किस्तें बांध लीजिए। उन 12 किस्तों में आप चाहे 500 रुपये भी डाल सकते हैं, आप 1000 रुपये भी डाल सकते हैं। उसकी लिमिट है 500 से 1.5 लाख रुपया टोटल ईयर का। मैंने आपको बताया था कि इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो उन्हें आप अगर आप चाहते हैं टारगेट बांध लेते हैं कि मेरे को 10,000 रुपये साल का इन्वेस्ट करना है, तो आप 700 या 800 रुपया प्रति महीना उसके अंदर 12 किस्तों में जमा करा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस की बात कर लें तो आप इसे 100 रुपये से भी खुलवा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है पर अकाउंट, आप 100 रुपये से भी अपना ओपन करा सकते हैं। और इसमें अगर आपका सवाल आ रहा होगा कि अगर मैंने इसके अंदर 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपये से ऊपर साल का डाल देते हैं तो आपको जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ 1.5 लाख रुपये पे मिलेगा, बाकी की एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपको कोई ब्याज आपकी सरकार नहीं देगी। इन 15 साल में डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 15 साल में आपको कम से कम हर साल एक बार तो ज़रूर इसमें पैसा जमा करना होगा। अगर आप प्रति वर्ष एक ट्रांजेक्शन भी नहीं करते तो आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और डेड हो जाएगा। मोड ऑफ डिपॉजिट, आप पीपीएफ के अंदर चेक लगा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, कैश भी अपना ट्रांसफ़र मार सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। बात करते हैं नॉमिनी, तो पीएफ में आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि जब आपने पीएफ खाता खुलवाया था तब आप अगर नॉमिनी ऐड करना भूल गए थे तो कोई बात नहीं, आप पूरे 15 साल के दौरान आप कभी भी किसी भी पीरियड में जाकर अपने नॉमिनी का नाम उसमें ऐड करवा लें। अगर आपने नहीं करवा रखा है और आपके पास पीएफ अकाउंट है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पीएफ अकाउंट में आज ही अपने नॉमिनी का नाम ज़रूर दें। अब बात आती है जॉइंट अकाउंट।
बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जैसे बहुत से लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप अपनी वाइफ के या पापा के साथ या मम्मी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो क्या पीएफ में भी ऑप्शन मिलता है जॉइंट अकाउंट का? तो मैं क्लियर बता देता हूँ कि पीएफ केवल एक नागरिक को एक पीपीएफ खाता चलाने की अनुमति देता है, जिसमें जॉइंट का कोई ऑप्शन नहीं आता। रिस्क फैक्टर की बात कर लेता हूं जल्दी से। रिस्क फैक्टर में बता देता हूं, मैंने पहले बता दिया था कि ये सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है जिसमें कि आपको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलती है, तो ये पूरी तरह रिस्क फ्री है। और साथ में रिस्क की फ्री की आपकी मनी की गारंटी इतनी स्ट्रांग मानी जाती है इसमें कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आप किसी केस में आपके ऊपर कोई चार्ज लग गया है, या प्रॉपर्टी अगर आपने लोन ले रखा था, आप करप्टेड हो गए हो, बैंक आकर आपकी पूंजी तक नीलाम कर रहा है, जो आपकी कैपिटल एज ए हाउस थे, आपकी शॉप थी, उन्हें नीलाम कर रहा है, मगर आपके पीएफ में जो पैसा पड़ा होगा उसे सुप्रीम कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता। ये पैसा इतना सिक्योर माना जाता है। तो आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा कि कितना सुरक्षित पैसा, एक लॉकर में रखे हुए पैसे से भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान होती है आपके पैसों को पीएफ अकाउंट में। कौन कौन लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मगर ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, मगर कौन लोग नहीं खुलवा सकते ये भी आपको बता देता हूं मैं। एनआरआई या एचयूएफ वाले पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एक नागरिक के पास सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। और मान लीजिए किसी एचयूएफ या एनआरआई के पास, इन लोगों के पास कोई पीपीएफ अकाउंट होता है, कंपनी में अगर काम कर रहे होते हैं और उनका पीएफ कट रहा होता है, तो ये सिर्फ मैक्सिमम 15 साल के लिए होता है। और आम नागरिक को जो उसमें ऑप्शंस मिलता है कि वो 15 साल बाद भी इसे 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, तो इस केस में इन लोगों को, एनआरआई और एचयूएफ लोगों को ये ऑप्शंस नहीं मिलता। पीपीएफ के ऊपर लोन भी आप ले सकते हैं, पर उसकी कुछ कंडीशंस होती है। मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपका पीएफ खाता, सोच रहे हो कि आपने 1 साल पीएफ का अकाउंट चला लिया और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें अगर आपको पीपीएफ के बेस पर लोन लेना है तो वो आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपका पीएफ अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 3 साल के बाद आप अपने पीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पर उसकी भी जो न्यूनतम लिमिट है, जो भी आप लोन लेंगे आपको अगले 3 साल के अंदर अंदर वो उतारना होगा। और कितना ले सकते हैं? आप अपने पीएफ के अमाउंट का 25% ही लोन ले सकते हैं। और उसके बाद आप दूसरे लोन के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? तो दूसरे लोन के लिए आप 6ठे वर्ष में, आपका पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू अगर चल रहा है तो 6ठे वर्ष में आप ले सकते हैं। पर उसकी एक कंडीशन यहाँ आपको पूरी करनी होगी कि जो आपने पहले वाला लोन ले रखा है, यदि आपने पहले वाला लोन ले रखा है तो वो पूरा का पूरा चुकता हो जाना चाहिए 6ठे वर्ष की स्टार्टिंग से पहले, तब आप दूसरा लोन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पता लग गया कि 3 साल से पहले आपको लोन नहीं मिलने वाला, और 3 साल के बाद भी अगर आप लोन लेते हैं तो 25% ही मिलेगा। और वो भी अगर आप पूरा उतार देंगे अगले 3 साल बाद, तब आप दूसरा पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि पहले वाला लोन आपका क्लियर होना चाहिए। पीपीएफ विड्रॉल, पीपीएफ में विड्रॉल कैसे किया जाता है? तो जो इसका जो रूल है, इसमें आपको 15 साल के बाद ही आप पूरे के पूरे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि इसकी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप इससे विड्रॉल करना चाहते हैं तो मिनिमम 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपने 100% पैसे विद इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मगर एक आम इंसान को बीच में भी हो सकता है कि फाइनेंशियली फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक पोर्शन मैंने आपको बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो, लोन के माध्यम से। मगर अगर आपको लोन नहीं लेना है तो यहाँ भी थोड़े से इसमें से कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप अपने फंड्स को निकाल सकते हैं विदाउट लोन लिए। तो उसके लिए कंडीशन है कि कम से कम आप 4 साल के बाद 50% आप डिमांड कर सकते हैं। तो जितना भी आपका पैसा जमा है उसका 50% आप विड्रॉल के रूप में ले सकते हैं। और कम से कम आप साल में एक ही बार उसका विड्रॉल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालता हूँ, नहीं, आपको ज़रूरत पड़ने पे आप बीच में अपना निकाल सकते हैं। पर पूरे पैसे जो मैच्योरिटी पे ही मिलेंगे आपको 15 ईयर के बाद आप अगर ज़रूरत नहीं है तो 5 साल के लिए और छोड़ दीजिए तो और बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो 15 साल तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। मगर 50% आप 4 साल के बाद विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर इफेक्ट्स की। इसमें आपको निश्चित रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट इसमें आपको 2 तरीके से मिल रहा है। तो पहला तरीका कि आपने जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रति वर्ष 1.5 लाख से ऊपर वो राशि अगर नहीं होती है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक तो पूरा आप 80C के तहत इस पर छूट की डिमांड कर सकते हैं अपने ITR में। उसके बाद आप इसे
आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इसमें 15 ईयर के बाद जो भी आपको पूरा का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट जो आया है, तो वो जितना भी होगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी कि जब मैंने पैसा जमा कराया तब भी मैंने छूट ली, और जब मेरे को इंटरेस्ट के साथ पैसा मिला तब भी मेरे को छूट मिली। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इसका टैक्स बेनिफिट है। इसके अलावा मगर इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना पीपीएफ अकाउंट पूरे 15 साल चलाना होगा। पीपीएफ खाता बंद नहीं करा सकते। हाँ, मगर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तो वो खाता ज़रूर ट्रांसफ़र हो सकता है, मगर आपको पीपीएफ खाता अपना चलाना होगा। इसके साथ ही आप सिर्फ आपकी एक्सीडेंटली अगर मृत्यु हो जाती है तो उसी केस में आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो सकता है सिर्फ। अब आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर में अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको बैंक में जाना होगा या डाकघर में जाना होगा, जहाँ भी आपका पीपीएफ अकाउंट है। वहाँ जाकर आपको एक लिखित आवेदन देना होगा कि मैं इस कारण से या मेरी ये समस्या है, मैं दूसरी जगह अपना पीपीएफ अकाउंट खाता हस्तांतरित करना चाहता हूँ। तो आपके सारे जितने भी जानकारी है, आपका कब खाता खुला था, आपके हस्ताक्षर के नमूने, ये सब की जांच करने के बाद जितना भी आपके पीपीएफ अकाउंट में खाता था उसे आपके जिस ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक चेक के माध्यम के ज़रिए या डीडी के ज़रिए, वो सारा का सारा पैसा बैंक वाला उस शाखा में ट्रांसफ़र कर देगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आपके नए बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ फिर से आपको एक नया पीपीएफ अकाउंट के लिए आवेदन फॉर्म देना होता है। और यही एक वो टाइम भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई नॉमिनी उसमें ऐड कर रखा था और आप उस नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको फिर से एक मौका मिल जाएगा कि आप उस नॉमिनी का नाम फिर से चेंज करा सकते हैं। मगर ये उसी केस में हो ऑप्शन ये आपके पास मिलता है जब आपका पीपीएफ अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो आप नॉमिनी चेंज करा सकते हैं। और जैसी सारी प्रतिक्रियाएं सारी कंप्लीट हो जाती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको एक नया पीपीएफ अकाउंट और पासबुक आपको फिर से मुहैया करा देता है। अब आप पीपीएफ को कितने साल तक बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके पास पूरी लिमिट है। आप जितने मर्जी टाइम उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, गवर्नमेंट तो कहेगी नहीं कि भैया हम तो सिर्फ 10 साल ही रखेंगे। अब अगर आपको अपना पैसा लेके मेरे पास आते हो और कहते हो कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कि आप मेरे पैसे को रख सकते हैं और मैं 5 साल बाद आऊँगा, तो मैं मना थोड़ी करूँगा। हो सकता है कि उस पैसे से मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ और 5 साल आपके आने के बाद, क्योंकि कन्फर्म है आप उस बीच नहीं आएंगे, तो तब तक के लिए मैं उस पैसे से इन्वेस्ट करके मैं वो अपना पैसा और बढ़ा लूँगा और आपके पैसे एट इज़ विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी मना नहीं करता। तो ऐसे ही इस केस में पीपीएफ में आप हर 5 साल के बाद अनलिमिटेड टाइम के लिए पैसा अपना बढ़ा वहाँ रख सकते हैं, मगर ये ब्लॉकिंग पीरियड 5 ईयर का ही होगा। मतलब कि जैसे ही आपने 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आपको ज़रूरत नहीं, आपने 5 साल का एक ब्लॉक ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप ब्लॉक लेंगे तो कम से कम 5 साल का ही होगा। ऐसा नहीं कि 1-1 साल होगा। हर बारी जब आप उसे ऑटो रिन्यू करते हैं तो वो 5 साल के लिए बुक्ड हो जाती है। तो ये इस बात को ध्यान में रखें। आप कितने टाइम भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, मगर वो 5 साल के लिए बढ़ती है, इस बात को ज़रूर याद रखें। अब तो ये हो गया कि चलिए 15 साल पूरे हो गए, तो अब पैसा कैसे निकलेगा। तो पैसा निकालने का भी इसमें मैं मेथड बता देता हूँ। आप अपने बैंक में जाएं जहां आपका खाता है, या फिर आप डाकघर में जाएं जहां आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है। इन दोनों जगह में कहीं भी अगर आप क्या है तो आपको वहां जाना होगा और उनसे एक फॉर्म सी लेना होगा। फॉर्म सी के साथ अपनी आप प्रोसेसिंग की जितने भी आपकी मेच्योरिटी अमाउंट पूरी हो गई है, मेच्योरिटी ईयर जो थे वो हो गए हैं, तब आप उसे सारे फॉर्म को फिल करने के बाद अपने बैंक में वो फॉर्म सबमिट कराएंगे। और यदि खाता नाबालिग के नाम पर है तो आपको एक अलग से सूचना देनी होगी कि यह खाता नाबालिग के नाम पर था और वह अभी भी जीवित है और वह बालिग हो गया है। और जैसे ही आप ये अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं तो वापस आपको ये फॉर्म अपने बैंक अधिकारी या डाकघर में जहाँ भी पीपीएफ अकाउंट है उनको जमा करा दें। और बैंक फिर इसे जांच करने के बाद देखेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करवाए हैं पूरी तरह से उनसे बैंक सेटिस्फाई है, तो तुरंत बैंक फिर जितनी भी आपकी पूर्ण राशि है वो तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। आप अपने पीएफ अकाउंट में तो पूरे साल में आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं, मगर अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर कोई माइनर है और वो एडल्ट हो गया है और उसका एक पीपीएफ अकाउंट था, तो अब उसे माइनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक में एक उसका एज प्रूफ देना होगा। साथ में आपको अपने हस्ताक्षर करके सपोर्टिंग पेपर जो बैंक मांगेगा वो आपको बैंक को प्रोवाइड करने होंगे और बैंक फिर उसके बाद सारे दस्तावेज की जांच करने के बाद वो खाता माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर देगा। लॉकिंग पीरियड की बात करूँ तो कम से कम 15 साल हैं, इससे कम में पीपीएफ नहीं होता। कम से कम आपको पीपीएफ में 15 साल के लिए तो आपको रुक के चलना होगा।
तो ये था टोटल पूरी जानकारी पीपीएफ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब करना चाहिए, कैसे इसमें पैसे निकाल सकते हैं, माइनर के केस में क्या होता है, और आप कैसे खाता ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉमिनीज़ का नाम चेंज किस केस में हो सकता है। तो ये सारी जानकारियों के अलावा अगर अभी भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए पीपीएफ अकाउंट्स अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ई श्रम कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया है और आप बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवाने में आपकी मदद कर सकता हूं, साथ में ई श्रम कार्ड भी आपका मैं बना दूंगा। उसके लिए आप मेरे को से इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में ज़रूर इतना ही था। आगे के इस तरह से मेरे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। आशा करता हूँ आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।